Hello students, I'm Sunanda Mani and I'm here to take up another chapter with you, The Tiger King. Now, The Tiger King has been written by Kalki. Kalki is the author's pen name, who is famous for writing historical novels with social background. In fact, he's famous for writing novels in a way that he takes you back to the moment when the event had occurred. इतने अच्छे से वो novels लिख के उनको explain करता है उन incidents को कि पढ़ने वाले को ऐसा लगता है कि वो वापस उसी time में पहुंच गया. Now this story is about a king who used to rule one of the provinces of India at the time of Britishers. The story is also a satire on the way these kings ruled according to their whims and fancies, but they were really scared of Britishers. वो इस तरह से अपने आप को शो करते थे कि उनके जैसा पावरफुल कोई नहीं है, लेकिन वो ब्रिटिशर्स से बहुत डरते थे. ऐसा भी इस स्टोरी में दिखाया गया. बट मेनली ये जो स्टोरी है, इट इज़ अबाउट अ किंग who wanted to disprove an astrologer. एक ज्योतिषी ने उसके जन्म के टाइम पे ये भविष्यवाणी करी थी कि वे एक टाइगर के द्वारा मारा जाएगा. उस भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए टाइगर किंग बहुत से टाइगर्स को मार देता है माइंडलेसली, नॉट इवन थिंकिंग दैट दिस विल मेक द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स एक्सटिंक्ट. सो इन अ वे ऑथर ने ये सैटराइज किया है कि जो भी इस धरती पर पैदा हुआ है उसे जीने का हक है और इंसान को कोई हक नहीं कि वो उसको बिना वजह अपनी ही ज़रूरतों के लिए मारता चला जाए. अगर वो ऐसा करेगा तो उसे अपनी कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा. ये मैसेज ऑथर ने इस स्टोरी के द्वारा हमें दिया है. अगर हम इसको स्टोरी को देखें तो इसे ऑथर ने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट में वह हमें बता रहा है कि उसको किस किस नाम से जाना जाता था और क्या भविष्यवाणी थी. सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ द ऑथर इज टेलिंग अस अबाउट द डिफरेंट नेम्स विच वर गिवन टू द टाइगर किंग. क्योंकि वो बहुत ब्रेव था इसलिए उसको डिफरेंट नेम्स से पुकारा जाता था. फॉर एग्जाम्पल जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सताव्याग्रह, समाहारी, महाराजाधिराज, विश्वभुवन, सम्राट, सर जिलानी, जंग बहादुर और बहुत सारे नाम. और बट सबसे फेमस जो नाम था वो था टाइगर किंग का. अगले पैराग्राफ में ऑथर हमें ये बताता है कि आज वो टाइगर किंग हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन अब वो आज हमें पूरी स्टोरी सुनाएगा और उस स्टोरी को कोई भी नहीं उसको सुनाने से रोक पाएगा, चाहे वहाँ पर स्टूका बॉम्ब लगाया हो, वे उसके डर से भी इस स्टोरी को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेगा. अब अगले पैराग्राफ में वो हमें बताता है कि यहाँ पे इसके बारे में जो भी पढ़ेगा उसको एक नेचुरल डिज़ायर होगी. ही विल हैव अ नेचुरल डिज़ायर to meet the Tiger King, but nobody can meet him because Tiger King is not alive anymore. Tiger King मर चुका है. The manner of his death is a matter of extraordinary interest. It can only be revealed at the end of the tale. So वो suspense बनाए रखना चाहता है और वो ये नहीं बताना चाहता कि वो कैसे मरा था, because it is an interesting story. तो हम इसके बारे में बिल्कुल end तक पढ़ेंगे और तब जानेंगे कि वो कैसे मरा था. अब इसके बाद ऑथर हमें बताता है जब वो पैदा हुआ था तो द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम अ वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस. बट तो जब ये पैदा हुआ था उस टाइम पे राज ज्योतिषी ने ये प्रिडिक्ट करा था, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने ये प्रिडिक्ट करा था कि ये बहुत बड़ा हीरो बनेगा, बहुत बड़ा चैम्पियन बनेगा. बट और इतना कहते कहते वो रुक जाता है. तो उससे पूछा जाता है कि बट क्या, आगे क्या? तो वो कहता है कि ही विल डाई. तो सब लोग समझते हैं कि ठीक है, दोज हु आर बॉर्न दे हैव टू डाई. जो पैदा हुआ है उसे तो मरना ही है. लेकिन अजीब सी घटना एक ऐसी घटी कि जो प्रिंस था, जो टाइगर किंग था, जो छोटा बच्चा था, वो अभी सिर्फ 10 दिन का ही था.
वो बोल उठा और वो पूरे क्लियरली सेंटेंसेस बोल रहा था। तो वो कहता है कि ओ वाइज प्रोफेट्स, everyone stood transfixed in stupefaction. Transfixed in stupefaction means एकदम से हैरान, भौचक के रह गए, जैसे कोई स्टूपिड आदमी देख रहा होता है, वो इस तरह से देखते रह गए। और सबने देखा कि ये कौन बोला है। वो सब ये जानना चाहते थे कि कौन ऐसा बोल रहा है। तो उतने में वो बच्चा बोलता है, ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पीक, कि मैं बोल रहा हूँ। बच्चा कहता है मैं बोल रहा हूँ। तो बच्चा उसको देख, जब वो बोलता है तो उस टाइम पे सब लोग बड़े हैरान हो जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा ऐसे कैसे बोल सकता है। बट द इन्फेंट वॉन्टेड टू आस्क द वे ही वुड डाई। वो कहता है कि ये तो सबको पता है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही, बट आई वॉन्ट टू नो हाउ एम आई गोइंग टू डाई। तो इस पे द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, और वो सोचने लगा कि ये छोटा बच्चा कैसे बोल रहा है। और फिर वो उसको बताता है कि तुम बुल के आर ऑफ द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आर ऑफ बुल, यानी कि तुम बुल एक सन साइन है उसके नीचे पैदा हुए हो। और बुल और टाइगर जो हैं वो आपस में एनिमीज हैं, यानी कि उनकी दुश्मनी है, इसलिए तुम्हें कोई टाइगर ही मारेगा। अब जब ऐसा सुनते हैं तो हमें लगता है कि वो डर गया होगा बच्चा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरा। और उसने इंस्टेड क्या बोला कि अब मैं पैदा हो गया हूँ, लेट द टाइगर्स बीवेयर, लेट टाइगर्स बीवेयर। दैट मीन्स मेरे से अब आज के बाद मैं नहीं किसी से डरूंगा, मेरे से टाइगर्स डरेंगे। Now this expression is important from examination point of view. ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि इसका क्या मतलब है। So that means we will say that the crown prince was so confident of his bravery that he said, I am not scared of any tiger, but let the tigers feel scared of me from now onwards. अब इसके बाद जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे वो कहते हैं कि मेरी तरफ से ये भविष्यवाणी है कि तुम्हें चाहे तुम 99 टाइगर्स मार लो, लेकिन 100वां टाइगर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद जो प्रिंस था उसे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया और वो बोला कि मैं किसी भी टाइगर से डरता नहीं हूँ, आज के बाद टाइगर्स मुझसे डरेंगे। अब सेकेंड पार्ट में ये बताया जाता है कि प्रिंस को किस तरह से पाला गया। अब प्रिंस जंग बहादुर जो था वो बहुत लंबा चौड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग एक किंग की तरह ग्रो करा, क्योंकि उसे इंग्लिश काऊ का दूध पिलाया जाता था, इंग्लिश नैनी ने उसे पाला और इंग्लिश में उसे पढ़ाया जाता था, वह इंग्लिश की फिल्में ही देखता था। अब ऑथर ने इस चीज़ को बहुत ज़ोर दे के बताया है और उसका इम्पॉर्टेंस ये है कि उन दिनों में जो रॉयल घरानों के लोग थे, जो रॉयल घरानों के बच्चे थे, उनको इंग्लिश तरीके से ही पाला जाता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल करते थे एंड दे हैड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस over the royal families, and it was thought that this was perhaps the best way of bringing up children. They used to read English books, they were taught by English teachers, they were taught in English, they used to drink the milk of English cow, they were brought up by English nannies. ये तब का दस्तूर था और इसी को बेस्ट माना जाता था, इसलिए क्राउन प्रिंस को बेस्ट तरीके से पाला गया। बट जब प्रिंस बड़ा हो गया तो सभी लोगों को उस चीफ एस्ट्रोलॉजर की बात याद आई कि चाहे ये प्रिंस 99 टाइगर्स को मार ले, लेकिन 100th टाइगर जो है वो इसे मारेगा। तो ये बात राजा के कानों में भी पहुंची और उसने सब काम छोड़ के टाइगर्स को मारने का बीड़ा उठा लिया। Then he said that he is going to kill 100 tigers and only after that he will attend to any other work of his kingdom. उस
प्रतिबंधपुरम में, जहाँ का वो राजा था, बहुत सारे जंगल थे, तो राजा हर रोज़ वहाँ पे टाइगर मारने के लिए जाया करता था। जब वो फर्स्ट टाइगर मारता है तो वो बहुत खुश होता है और उसको वो अपने वहाँ पे कोर्ट में डिस्प्ले करता है, उसकी स्किन को डिस्प्ले करता है और उस चीफ एस्ट्रोलॉजर को बुला के दिखाता है। तो वो कहता है कि तुम कितने भी मार लो, बट जब तुम्हारी 100th टाइगर की बारी आएगी वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो इन टाइगर्स को मारते मारते वो जस्टिफाई कैसे करता है, जो राजा है वो उस बात को जस्टिफाई करने के लिए बोलता है, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि अपने आप को बचाने के लिए तो गाय को मारने को भी पाप नहीं समझा जाता, इसलिए अगर मैं टाइगर्स मार रहा हूँ तो मैं कोई पाप नहीं कर रहा। ये इसमें क्लियरली ऑथर ने उन टाइम के राजाओं की विम्स एंड फैंसीज का वर्णन किया है कि दे कुड डू एनीथिंग व्हाट दे लाइक्ड एंड दे डिड इट ऑल्सो, एंड दे कुड प्रूव एनीबडी रॉन्ग बाय देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग। इसलिए वो वहाँ के जितने टाइगर्स थे उनको मारता चला गया। जब उसको चीफ एस्ट्रोलॉजर फिर से बोलता है और वो फिर से उसको वार्निंग देता है कि तुम जो मर्जी कर लो, ये योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट तो फिर वो उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम डरो मत, आराम से बोलो जो तुम्हें बोलना है। तो वो कहता है यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, 100th टाइगर से बहुत केयरफुल रहना। तो राजा उसको बोलता है कि अगर 100th टाइगर भी मर गया फिर तुम क्या करोगे? तो चीफ एस्ट्रोलॉजर बोलता है आई शैल कट ऑफ माई टफ, दैट मीन्स जो मेरे पीछे यहाँ पे चुटिया रखी हुई है मैं उसको कटवा दूंगा और मैं लोगों के लिए ज्योतिष करना बंद कर दूंगा, मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा। दैट मीन्स ही वॉज सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिज प्रिडिक्शन दैट इट हैज़ टू कम ट्रू एंड ही कुड नॉट बी रॉन्ग इन हिज प्रिडिक्शंस। सो अब उसके बाद थर्ड पार्ट में हम ये पढ़ते हैं कि जो राजा है वो टाइगर्स को मारता चला जाता है और वो ये ऑर्डर्स पास कर देता है दैट नोबडी इज गोइंग टू टच द टाइगर्स, नॉट इवन थ्रो अ स्टोन एट अ टाइगर। एंड ही सेज, the author says, from that day onwards it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandhapuram. Now this is irony of the expression. Irony means when you mean exactly opposite to what you are saying. So इस statement में बहुत सी irony है. It means जब ये author ये कह रहा है कि it was celebration time for the tigers, it was not actually a celebrating time. Celebrating time means fun करना, लेकिन टाइगर्स जो हैं उनका जो फन करने का टाइम था वो लिमिटेड था, लिमिटेड सेंस में था। दैट मीन्स वो सिर्फ उतना टाइम तक फन कर सकते थे या उतने टाइम तक आराम से जी सकते थे जब तक राजा उनको नहीं मारता। वो सेलिब्रेटिंग टाइम उनका सिर्फ ये था कि कोई और लोग उनको नहीं मारेंगे, मरना तो उनको लेकिन था ही। So this is an ironical statement. The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. सिर्फ महाराजा ही वहाँ के टाइगर्स को मार सकता था और कोई भी नहीं मारेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट यानी कि जब्त कर लेने के ऑर्डर्स पास हो गए थे। So nobody would touch the टाइगर। इस पैराग्राफ में अब हम पढ़ेंगे कि एक बारी एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, he wanted to hunt a tiger there and he asked the king to allow him to do so, but the king did not allow because that would put down the number of the tigers in his kingdom. टाइगर किंग को पूरे 100 टाइगर्स मारने थे। अगर वो एक भी किसी ब्रिटिश ऑफिसर को अलाउ कर देता तो उसका जो नंबर ऑफ टाइगर्स है उसमें एक का गणना कम हो जाती, इसलिए वो उसको मना कर देता है और वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी हंटिंग ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, मॉस्किटो हंट ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, माउस हंट ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट अलाउ यू टू हंट अ टाइगर। नाउ दिस इज अ बिट ऑफ अ कॉमेडी हेयर, इट इज़ वेरी ह्यूमरस कि मच्छर को मारने के लिए एक हंट ऑर्गेनाइज करेगा या एक चूहे को मारने के लिए वो हंट ऑर्गेनाइज करेगा।
And after refusing the British officer, जब टाइगर किंग ने ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर मारने के लिए मना कर दिया तो उसके सेक्रेटरी ने मैसेज भेजा कि सिर्फ उसे मरे हुए टाइगर के साथ फोटोग्राफ खिंचवाने की इजाज़त दे दी जाए. बट द किंग रिफ्यूज्ड दैट ऑल्सो बिकॉज ही सेड कि अगर मैं ऐसी बातों के लिए भी अलाउ करूँगा तो और ब्रिटिश ऑफिसर्स भी आ जाएंगे. एंड ही डिड नॉट वॉन्ट to waste even one tiger for these Britishers. उसको मना तो उसने कर दिया, लेकिन उसके मन में ये डर था कि अगर ये ब्रिटिश ऑफिसर नाराज़ हो गया तो उसकी राजगद्दी छीनी जा सकती है. So he called his Diwan, he took his advice, what to do now, and both of them resolved the matter by deciding that they would please the wife of the British officer. उन्होंने ये सोचा कि वो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को खुश करेंगे. सो द बेस्ट ज्वेलर्स इन कैलकाटा दे वर आस्क्ड टू सेंड सम एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स. वहाँ से जितनी बेस्ट डायमंड की रिंग्स थी वो मंगवा ली जाती हैं और उसकी ऑफिसर की वाइफ को भेज दी जाती हैं. राजा ने सोचा कि वो 2-4 रिंग्स रख लेगी और बाकी की वापस कर देगी. बट उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ग्रीडी थी, उसने सारी रिंग्स रख ली और थैंक यू का मैसेज भेज दिया. तो अगले दिन उन्हें बिल आ गया करीब 3 लाख रुपीस का. अब राजा को वो बिल देना पड़ा और लेकिन उसने ऐसा सोचा कि मैंने 3 लाख खर्च के अपना मैंने किंगडम बचा लिया है और मैंने अपनी राजगद्दी बचा ली है. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. Retain means बचा लेना, उसको बनाए रखना. अब फोर्थ पार्ट में कुछ ह्यूमर है. इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से इसमें ह्यूमरस इंसिडेंट्स को और इनके डायलॉग्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे बिकॉज ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. कभी कभी आपको ये पूछा जा सकता है कि डिस्कस द ह्यूमर इन द स्टोरी, तो उसमें आपको रेलेवेंट इंसिडेंट्स एंड रेलेवेंट डायलॉग्स आपको बताने पड़ेंगे. अब जब राजा अपनी हंट जारी करे जा रहा था और उसने करीब 70 टाइगर्स मार दिए थे. अब उसके बाद उसे ये खबर मिली कि अब इस जगह पे और टाइगर्स नहीं हैं और अब उसको लगा कि मैं इन चीज़ों को कैसे बंद कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तो 100 टाइगर्स मारने हैं. तो वो अपने दीवान को बुलाता है. दीवान मीन्स जो उसका जो उसका मिनिस्टर और या एडवाइज़र था, वो उसको बुलाता है. दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? और वो अपने दीवान से पूछता है कि क्या आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि मुझे 30 टाइगर्स अपनी इस गन से और मारने हैं. तो दीवान जो है वो बिल्कुल उसको सब कुछ पता था. वो बोला, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर. वो कहता है कि मैं एक टाइगर नहीं हूँ. अब इसका मतलब ये है कि दीवान जो था वो वैसे बहुत समझदार था, वो उसका चीफ एडवाइज़र भी था, लेकिन वो राजा से इतना डरता था कि उसके सामने उसे कुछ भी सही नहीं सूझता था और कुछ भी उलट पुलट बोल जाता था. तो वो कहता है कि मैं तो टाइगर नहीं हूँ, मुझे मत मारना. उसको ऐसा लगता है कि मुझे मार देंगे. विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर? कहता है कौन इडियट है जो तुम्हें टाइगर समझेगा. यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन. ना तो तुम टाइगर हो ना ही मेरी बंदूक हो. अब दीवान साहब, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैं शादी करना चाहता हूँ. अब दीवान फिर भी इतना डरा हुआ था कि उसको उसकी बात ही समझ नहीं आ रही थी. उसको इतना झुकने की आदत थी, बिना सुने राजा की बात मानने की आदत थी कि वो उस बात को भी समझ नहीं पाया कि राजा शादी करना चाहता है. तो वो एकदम से बोल उठा कि सर, मैं तो मैरिड हूँ, मेरी तो शादी हो चुकी है. द दीवान बिगैन टू बैबल इवन मोर. योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी. मेरी तो 2 वाइव्स हैं, मेरी तो 2 बीवियाँ हैं. इफ़ आई मैरी यू, अगर मैं तुम्हारे से शादी करता हूँ. तो राजा एकदम उसकी बात बीच में काटता है और वो बोलता है, डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर. वो कहता है कि पागल मत बनो, मैं तुमसे क्यों शादी करूँगा, मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि मैं
टाइगर। अभी वो बोल ही रहा था तो दीवान फिर से बीच में बोल उठा और बोला, योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, if you like marry the gun, a tiger king is more than enough for this state, it doesn't need a tiger queen as well। तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा और वो कुछ भी उलट पुलट बोलता जाता है और वो कहता है कि आपके जो एंसेस्टर्स थे, यानी कि आपके जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने तलवार से शादी करी हुई थी, आप अगर चाहो तो गन से कर लो, लेकिन एक टाइगर किंग एक स्टेट के लिए काफ़ी है, अब हमें टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो ये भी नहीं समझ पाया कि वो टाइगर से शादी नहीं करेगा, वो किसी लड़की से शादी करेगा। उसका दिमाग बिल्कुल चलना बंद हो जाता था डर के मारे राजा के सामने। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। इस पे वो हंस पड़ता है और वो उसे ये आदेश देता है कि मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करनी है, किसी रॉयल फैमिली की लड़की से शादी करनी है जिसके फादर के किंगडम में टाइगर्स हों, ताकि मैं वहाँ पे जाके टाइगर्स मार सकूं और अपना टैली ऑफ टाइगर्स किल्ड को 100 तक ले जा सकूं। क्योंकि राजा का, टाइगर किंग का सिर्फ एक ही एम था कि उसे 100 टाइगर्स को मारना है, इसलिए वो किसी एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसके फादर के किंगडम में बहुत से जंगल हों और टाइगर्स हों और वो उनको मार सके। फिर उसे जब वो समझ में आती है, द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स एंड ही फाउंड आउट अ राइट गर्ल, और फिर वो उसके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढता है जिसके फादर के किंगडम में बहुत से टाइगर्स थे। अब राजा जब भी वहाँ जाता था तो 5-6 टाइगर्स हर बार मार के आता था। इस तरह से करते करते उसने 99 टाइगर्स की स्किन के साथ अपने पैलेस की दीवारों को डेकोरेट कर दिया। दैट मीन्स इन ऑल ही किल्ड अबाउट 99 टाइगर्स। नाउ कम्स द 5th पार्ट ऑफ द स्टोरी, जहाँ पे अब राजा की एंग्जाइटी जो थी वो एक फीवर पिच पे पहुंच गई। दैट मीन्स ही बिकेम वेरी एंग्शियस। उसको बहुत सी अंदर से चिंता होने लगी कि मुझे 100 लेकर बनाना है नंबर ऑफ टाइगर्स टू बी किल्ड बाय हिम शुड बी एक्चुअली 100। महाराजा को बार बार चीफ एस्ट्रोलॉजर की बात याद आती थी कि वो चाहे 99 टाइगर्स को मार ले, लेकिन 100th टाइगर से उसको खतरा है। सो इस बात के लिए राजा हमेशा चिंतित रहता था और वो किसी न किसी तरह से ये चाहता था कि एक टाइगर को ढूंढा जाए। एंड he resolved in his mind that after he hunted down the 100th tiger, he would give up hunting for all times to come। वो ये कहता है कि जब मैं 100th टाइगर को मार लूँगा तो मैं उसके बाद टाइगर हंटिंग को एकदम से बंद कर दूंगा। इतने में उसे खबर लगती है कि किसी माउंटेन साइड पे विलेज में शीप जो हैं वो डर के भाग जाती हैं, शायद वहाँ पे कोई टाइगर है। अब महाराजा ये आदेश देता है कि पहले ये पता लगाया जाए कि वहाँ पे टाइगर एक्चुअली आता है या नहीं आता, या कुछ 2 लोग वहाँ पे ऐसे थे जो फेमस थे इस बात के लिए कि वो जिंदा शीप पूरी निगल लेते थे, तो कहीं उनके डर से तो नहीं शीप भाग जाती। और उसी दौरान ये कहा जाता है कि टाइगर को ढूंढना इतना मुश्किल हो गया था कि ऐसा लगता था कि टाइगर का दूध मिल जाएगा लेकिन टाइगर नहीं मिलेगा। नाउ इट वाज ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन टू फाइंड अ टाइगर। It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. That means टाइगर का दूध मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन ऑथर ने ये एक्सप्रेशन इसलिए यूज़ किया है, दैट मीन्स द मोस्ट इम्पॉसिबल थिंग्स कुड बी डन बट अ टाइगर कुड नॉट बी फाउंड। इतना मुश्किल हो गया था वहाँ पे क्योंकि टाइगर्स सब मार दिए गए थे। फिर भी वहाँ पे जब विलेजर्स ने बताया कि वहाँ एक टाइगर है, तो महाराजा ने लोगों को भेज दिया, लेकिन वहाँ पे टाइगर नहीं मिला। इससे महाराजा को बहुत गुस्सा चढ़ने लगा
और उसने कहा कि यहाँ के लोगों के टैक्सेस जो हैं वो डबल कर दिए जाएं। दैट मीन्स महाराजा लोग वहाँ पे उन दिनों में कुछ भी करते थे, अगर वो खुश होते थे तो वो बंद कर देते थे टैक्सेस को, और अगर वो नाराज़ होते थे तो डबल कर सकते थे। जब राजा टैक्सेस डबल अप करता है तो दीवान उससे कहता है कि इससे डिससेटिस्फैक्शन फैल जाएगी लोगों में और लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जाके मिल जाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस उन दिनों में वो एक पार्टी थी जो लोगों को ब्रिटिशर्स से आज़ाद कराने के लिए इकट्ठे कर रही थी लोगों को। अब ऐसा सुनने के बाद किंग जो है वो बॉदर नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात थी कि मुझे किसी तरह से 100th टाइगर को मारना है। और वो दीवान को बहुत प्रेशराइज करता है कि वो कहीं ना कहीं से टाइगर को पकड़ के लाए। दीवान जो है उसके घर में एक पीपल्स पार्क इन मद्रास है, वहाँ से एक टाइगर था जो कि उसके घर में आके छिपा हुआ था। वो बहुत ही बूढ़ा टाइगर था। तो दीवान और उसकी वाइफ अपनी पोजीशन बचाने के लिए किसी तरह से उस बूढ़े टाइगर को खींच के उसकी कार में डालते हैं और वो राजा के सामने ले आते हैं और कहते हैं कि इसको आप मार लो, ये 100th टाइगर है। तो राजा बहुत खुश हो जाता है और वो बहुत अपनी गन से एम बना के उस टाइगर को मार देता है। राजा बहुत खुश होता है और वो कहता है आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, माई वाव हैज़ बीन फुलफिल्ड, कि मेरी जो कसम थी वो मैंने उसको पूरी कर दी, मैंने 100 टाइगर मार दिए हैं। और वो ये आदेश देता है कि उस टाइगर को एक कार्ट में डाल के जुलूस की तरह से लेके आया जाए, एक प्रोसेशन निकाला जाए, ये सेलिब्रेट किया जाए कि मैंने 100 टाइगर्स मार दिए और मैंने राज ज्योतिषी की बात को गलत साबित कर दिया है। ऐसा करने की तैयारी हो रही थी और राजा अपने पैलेस में वापस जा चुका था। तो उसी टाइम जो टाइगर है वो आंखें खोल लेता है और जब वो अपनी आंखों को रोल करता है तो सब लोग बड़े हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजा को सच बता सके, क्योंकि वो राजा से बहुत डरते थे। तो वो क्या करते हैं, वो खुद ही उस टाइगर को मार देते हैं। पहले ऐसा हुआ था कि वो टाइगर जो था वो शॉक से, बुलेट की आवाज़ के डर से फेंट हो जाता है और राजा को लगता है कि वो मर गया, लेकिन वो एक्चुअली में ज़िंदा था। बट किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको बता सके सच्चाई, इसलिए वो अपने आप टाइगर को मार के और उसका प्रोसेशन निकालते हुए उसे पैलेस में ले जाते हैं और राजा बहुत खुश हो जाता है। राजा सोचता है कि मैंने 100 टाइगर्स मार दिए, अब मुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई नहीं मार सकता और मैं अब अपने बच्चे की तरफ ध्यान दूंगा। कुछ दिनों बाद उसका एक बेटा था जिसका 3rd बर्थडे आता है। वो उसके लिए गिफ्ट खरीदने बाज़ार जाता है। वहाँ पे उसको एक टॉय शॉप में जाके एक टाइगर पसंद आता है, एक वुडन टाइगर। उस वुडन टाइगर की कीमत सिर्फ 2 आनास थी, लेकिन जो शॉपकीपर था वो बहुत घबरा जाता है कि अगर मैंने इतनी सस्ती चीज़ पसंद उसको बताई तो राजा को पसंद नहीं आएगी, और वो उसकी कीमत 300 रुपीज़ बता देता है। वो बहुत ही रफ़ किस्म से बना हुआ टाइगर था, उसकी फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी, स्मूथ नहीं थी ऊपर से। राजा वो टाइगर उठा के अपने बच्चे को गिफ्ट देने के लिए घर लेके जाता है और उस दुकानदार से कहता है कि ठीक है, ये तुम्हारी तरफ से प्रिंस के लिए गिफ्ट हो गया, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। वहाँ जाके जब वो अपने बच्चे से खेल रहा होता है तो उसका एक स्लाइवर आप समझते हैं, जो तीखी लकड़ी बाहर निकली हुई थी, बिकॉज वो बहुत ही रफ तरीके से बना हुआ था। वो स्लाइवर राजा के हाथ में चुभ जाता है। राजा उसकी परवाह ना करते हुए उसको अपने हाथ से ही निकाल देता है और बिल्कुल उसके ऊपर मलहम पट्टी नहीं करता। थोड़े दिनों के बाद पता चलता है कि वो उसका जख्म में पस भर गई है और राजा को इन्फेक्शन हो गई है। सो उस पस को निकालने के लिए डॉक्टर्स को बुलाया जाता है और उसका इमरजेंसी में ऑपरेशन किया जाता है। जब वो डॉक्टर्स बाहर निकलते हैं तो वो ये कहते हैं, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। इस बात में आयरनी है, क्योंकि हाउ कैन द ऑपरेशन बी सक्सेसफुल इफ द महाराजा वॉज डेड। राजा मर गया, टाइगर 100th टाइगर ने एक टॉय के रूप में अपना बदला ले लिया राजा से, इसीलिए उन्होंने कहा द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। सो दिस स्टेटमेंट इज आयरॉनिकल बिकॉज
operation could not have been successful because the king had died in that operation. So that means it was unsuccessful. But it was successful in the sense that God had sent that tiger in the shape of a wooden tiger to take the revenge from that king. भगवान ने उस टॉय के रूप में उस राजा से बदला लिया क्योंकि उस राजा ने इनोसेंट एनिमल्स को मारा सिर्फ एक ज्योतिषी की बात को गलत प्रूव करने के लिए। अब इस स्टोरी का पूरा मैसेज ये है कि अगर इस धरती पे कोई भी स्पीशीज़ है, कोई भी जानवर है या कोई भी बर्ड है या इंसान है जिसने इस धरती पे जन्म लिया है, उन्हें जीने का हक है। एंड nobody has the right to kill them। और अगर हम किसी को बिना वजह मौत के घाट उतारेंगे तो हमें उसका बदला चुकाना पड़ेगा। इसी जन्म में हमें उसका बदला मिलेगा। And that's all about this story. And I'll come back to you in my next video with the question answers on this text. And if you like this video, please press like and subscribe this channel. Thank you.